आज इस वीडियो में हम आपको प्राप्त मतपत्रों की गड्डियों के सापेक्ष रजिस्टर कैसे मेंटेन करें और मतपत्र लेखा में इसका उपयोग कैसे करेंगे के बारे में बताएंगे। अगर आप इस तरह से कार्य करेंगे तो आपकी पूरी चुनावी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी और सारा लेखा जोखा चुटकियों में बन जाएगा। अब आप मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी पोलिंग पार्टी रवाना होगी उस दिन आपको चुनाव संबंधी सारी सामग्रियां मिलेंगी। उन सामग्रियों में आपको उस बूथ के सापेक्ष सभी पदों जैसे ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र भी मिलेंगे। इन्हीं मतपत्रों के साथ साथ आपको पदवार उम्मीदवारों की सूची भी मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ग्राम प्रधान पद का मतपत्र आपको मिलेगा तो उन मतपत्रों के साथ साथ आपको ग्राम प्रधान पद पर कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनकी सूची भी मिलेगी। अब आपको क्या क्या कार्य करना है ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है वो ये करना है कि आपको उम्मीदवारों की सूची में देख लेना है कि कितने उम्मीदवार हैं और उनका चुनाव निशान क्या है। फिर उसी पद का आपको मतपत्र देखना है और चेक करना है कि जो आपको मतपत्र मिला है उसमें भी उतने ही उम्मीदवारों के दिए गए चुनाव निशान है कि नहीं है। देखिए, मेरे जानने में एक चुनाव ऐसा हुआ कि जिसमें एक बीडीसी प्रत्याशी का चुनाव निशान ही नहीं था। तो जब 1.5 घंटा मतदान हो गया तब प्रत्याशी को पता चला कि मेरा चुनाव निशान तो मतपत्र में है ही नहीं। तो अब उस बूथ पर रीपोल होने जा रहा है, यानी कि पुनर्मतदान होने जा रहा है। जब आप ये कार्य कर लेंगे तो उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है वो ये है कि अब आपको जो मतपत्र पदवार मिलेंगे वो बांस पेपर या किसी भी पेपर से ढककर और बांध कर दिए जाएंगे। जिस पेपर से मतपत्रों को ढका जाता है उस पर यह लिखा जाता है कि आपको उस पद का कितना मतपत्र दिया जा रहा है और उन मतपत्रों का क्रमांक कहां से कहां तक है। जैसे अगर आपको ग्राम प्रधान पद के 773 मतपत्र मिले हैं तो मतपत्र के बंडल के ऊपर उस बंडल में कितने मतपत्र हैं उनकी संख्या लिखी होगी। तो अगर 773 मतपत्र आपको मिले हैं तो बंडल के ऊपर 773 मतपत्र लिखा होगा और ये भी लिखा होगा कि वो जो 773 मतपत्र आपको मिल रहे हैं उनकी क्रम संख्या कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर खत्म हो रही है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ग्राम प्रधान पद के 773 मतपत्र मिले हैं तो उनका जो क्रम संख्या होगा वो कुछ इस तरह से लिखा होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर मतपत्रों की जो क्रम संख्या है वो शुरू हुई है 55224557 और फिर मैंने डैश खींचा, इसका मतलब है से 55232229। अब देखिए, इन मतपत्रों की क्रम संख्या में जो शुरू की 3 डिजिट हैं वो तो कॉमन है। जैसे इसमें भी 552 है और उसमें भी कितना है 552 है, लेकिन लास्ट की जो 4 डिजिट हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पर है 2457 और यहाँ पर है 3229। तो 2457 से 3229 तक जो मतपत्रों की संख्या हुई वो 773 हुई। तो इस तरह से जो भी बंडल आपको मिलेगा जरूरी नहीं कि यही क्रम संख्या लिखी हो। अब देखिए, जब मतपत्रों को गिना जाता है तो उससे संबंधित 2 छोटे छोटे कन्फ्यूज़न है कि अगर हम उसे डायरेक्टली देखें तो हमें कुछ संख्या और नज़र आती है, लेकिन जब एक्चुअली हम गिनेंगे तो वो संख्या कुछ और आती हैं। देखिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि अगर मतपत्रों को आप गिन रहे हैं तो जो सबसे पहला वाला मतपत्र है उसके अगर लास्ट के डिजिट 0 है और अगर कोई दूसरा मतपत्र है उसकी जो लास्ट के डिजिट 10 है तो इनकी जो संख्या होगी, यानी कि जो पहला वाला मतपत्र है जिसके क्रमांक की अंतिम डिजिट 0 है और जो अंतिम मतपत्र है जिसका अंतिम क्रमांक 10 है, तो इनकी संख्या 11 होती है। आप उंगली पे गिन के देखिए तो सबसे पहले जो आप मतपत्र गिनेंगे वो 0 होगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने जब ये गिना तो वो टोटल मतपत्रों की जो संख्या हुई वो 11 हो गई। इसी तरह से एक जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर किसी मतपत्र का जो अंतिम क्रमांक है, जैसे वो अगर 11 है और उसी सीरीज़ में जो अंतिम मतपत्र है उसका जो अंतिम क्रमांक है अगर वो 16 है, तो अगर हम सीधे तौर पे देखें तो हमें लगेगा कि ये 5 मतपत्र हैं, लेकिन ये मतपत्र आपके 6 होंगे। जब आप 11 से गिनना शुरू करेंगे तो 11 12 13 14 15 16 ये आपके 6 मतपत्र हुए, क्योंकि 11 भी इंक्लूड होता है। तो जब आप 11 से 16 तक काउंटिंग करेंगे तो ये टोटल आपके 6 मतपत्र होंगे। तो मतपत्रों को गिनते समय आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। अब आपको क्या करना है, अब देखिए, मैंने आपको पीछे उदाहरण के तौर पे बताया था कि ग्राम प्रधान पद के जितने भी मतपत्र मिले थे उनकी संख्या 773 थी और उनका क्रमांक कहाँ से कहाँ तक था वो भी मैंने पीछे लिख के बताया था। जो आपको स्क्रीन पर पेज दिख रहा है इसमें भी वही संख्या मैंने सबसे ऊपर लिखी है, यानी कि ग्राम प्रधान पद के जो मतपत्र मिले थे उनका जो क्रमांक शुरू हो रहा था वो शुरू हो रहा था 55224557 से 55232229 और ये टोटल जो मतपत्रों की संख्या थी वो 773 थी। तो आपको इसी तरह का पेज बनाना है सभी पदों के लिए। ये तो ग्राम प्रधान पद का है
इसी तरह से जो अन्य पदों का मतपत्र आपको मिलेगा उनके लिए भी आप इसी तरह से डिटेलिंग करिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आप एक हेडिंग लिख लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि ग्राम प्रधान पद के प्राप्त मतपत्र, उसके सामने आप ग्राम पंचायत का नाम लिख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि इसके साथ में आपको उम्मीदवारों की सूची भी मिलेगी, तो उस उम्मीदवारों की सूची में सबसे ऊपर आपको ग्राम पंचायत का नाम भी लिखा होगा और इसी के बगल में मैंने उम्मीदवार लिखा है, यानी कि उस उम्मीदवार की सूची में कितने उम्मीदवार हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख दीजिएगा, जैसे 2, 4, 6 वगैरह वगैरह। अब आप बात को ध्यान से समझिएगा, जो हमें 773 मतपत्र मिले थे उनकी पूरी एक गड्डी नहीं होती है। दरअसल मतपत्रों की 100 की गड्डियां होती हैं। अब देखिए, इसमें जो सबसे पहली वाली गड्डी मिली थी वो 44 मतपत्रों की थी और उसकी क्रम संख्या जहां से शुरू हो रही थी वो यहाँ पर लिखा है कि 5522457 से 5522500। देखिए, इसमें शुरू के 4 डिजिट सेम है 5522 और जो लास्ट की 3 डिजिट है यहाँ पर देखिए 457 है और लास्ट में इस दूसरे वाले में जो से तक है वो 500 है। तो 457 से 500 तक जो मतपत्रों की संख्या हुई वो 44 हुई। देखिए, दरअसल हुआ ऐसा होगा कि ये जो मुझे 44 मतपत्र मिले हैं इससे पहले के जो 46 मतपत्र रहे होंगे इस गड्डी के, वो किसी दूसरे मेरे बगल वाले किसी बूथ को मिले होंगे। तो उसके बाद जो बच गए तो उसी सीरीज़ के 44 मतपत्र मुझे मिले। अब इसके बाद देखिए आप कि जो 44 मतपत्र में जो अंतिम क्रमांक था वो 500 था। उसके बाद जो अगली सीरीज शुरू हुई वो है 5522501 से 5522600। ये आपके 501 से लेके 600 तक आपके 100 मतपत्र हो गए। तो ये पूरी फ्रेश गड्डी मिली थी। इसके बाद जो अगली गड्डी हमें मिली थी उसका जो अंतिम क्रमांक है वो 601 से 700 तक है। तो 601 से 700 तक आपके 100 मतपत्र हो गए, तो ये भी मैंने लिख लिया। इसके बाद 701 से 800 तक 100 मतपत्र मिले, वो भी लिख लिया। उसके बाद 801 से 900 तक 100 मतपत्र, ये भी लिख लिया। उसके बाद 2901 से 3000 तक ये भी 100 मतपत्र हुए, तो उसे भी लिख लिया। उसके बाद 3001 से 3100 तक आपके 100 मतपत्र हुए, ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद 3101 से 3200 तक आपके 100 मतपत्र हुए, वो भी लिख लिया। और उसके बाद जो अंतिम गड्डी थी वो थी 3201 से 3229। अब यहाँ पर देखिए, लास्ट की जो डिजिट है वो 01 है और इसमें जो लास्ट की डिजिट है वो 29 है। तो 1 से लेकर 29 तक आपके 29 मतपत्र हुए। तो ये लास्ट में हमें 29 मतपत्र और मिले थे। इसके बाद के जो रहे होंगे वो किसी दूसरे को मिले होंगे। तो इस तरह से मैंने सारे बंडल के क्रम से, जो सीरीज़ थी उस क्रम से मैंने सारे क्रमांक लिख लिए और उस बंडल में कितने मतपत्र थे वो हमने इस टाइप से लिख लिया। लास्ट में यहाँ पर हमने टोटल लिख दिया 773। अब अगर आप एक ऐसा फिगर बना लेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि आपको कुल कितने मतपत्र मिले हैं, कितनी गड्डियाँ मिली हैं, उन गड्डियों में कितने मतपत्र हैं। अब आप इसका यूज़ मतदान में कैसे करेंगे उसको आप समझिएगा। देखिए, जब अगले दिन पोल शुरू होगा और जब द्वितीय मतदान अधिकारी को मतपत्र दिए जाएंगे, तो जैसे अगर आप ग्राम प्रधान पद का जो सबसे पहला वाला बंडल देंगे तो आप इसी तरह से दीजिएगा जिस तरह से आपने ये सीरीज़ बनाई हुई है, क्योंकि आपने ये क्रम से बनाई हुई है। तो इसमें सबसे पहले जो मतपत्र आप द्वितीय मतदान अधिकारी को देंगे वो 44 मतपत्र का जो बंडल है, जो 5522457 से स्टार्ट हो रहा है और 5522500 तक एंड हो रहा है, ये वाला बंडल आप सबसे पहले द्वितीय मतदान अधिकारी को दे दीजिएगा और इसके ठीक सामने आप टिक कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि ये बंडल आपने दे दिया है। अब अगर ये बंडल जब खत्म होगा तो उसके बाद आप दूसरा वाला बंडल दे दीजिएगा जो स्टार्ट हो रहा है 5522501 से 5522600। ये आपके 100 मतपत्र हैं, ये भी आप दे दीजिएगा और इसके सामने ठीक आप टिक कर दीजिएगा। अब देखिए, जब ये वाला बंडल जब समाप्त होगा तो इसका मतलब ये है कि 44 मतपत्र आप पहले दे चुके हैं और 100 मतपत्र आपने अभी दिए थे जो वो भी खत्म हो चुके हैं, यानी कि टोटल 144 मतपत्र खत्म हो चुके हैं। तो इससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि कुल कितना पोल हो चुका है, यानी कि 144 मतदाताओं ने मतपत्र का यूज़ करते हुए मतदान कर लिया है। और इसको आप प्रथम मतदान अधिकारी जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति को चिन्हित कर रहा है और महिला पुरुष को अलग अलग काउंट कर रहा है उससे भी मैच करवा सकते हैं कि अगर 144 मतदान हुआ है तो तुमने जो महिला पुरुष टिक किया है और जो टोटल लिखा है क्या वो भी 144 आ रहा है। तो इस तरह से जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती है और बैलेंस बना रहता है अगर आप बीच-बीच में ये चीज़ टैली करवाते रहेंगे। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जब गड्डियाँ खत्म होंगी और जब आप दूसरी गड्डी द्वितीय मतदान अधिकारी को देंगे तो उसके सामने टिक करते रहिएगा। इसी क्रम में जब आप अंत में जब पोल खत्म होने वाला है तो माना आपने ये जो सेकंड लास्ट गड्डी है जो 5523101 से स्टार्ट हो रही है और 5523200 पर समाप्त हो रही है, ये वाली गड्डी आपने द्वितीय मतदान अधिकारी को दी है
और इसी दौरान जो मतदान है वो खत्म हो जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि ये पूरी गड्डी भी खत्म हो गई हो, इस वाली गड्डी में कुछ मतपत्र बचे हों। तो आपको करना क्या है, देखिए अभी तक जो भी बातें हमने आपको बताई उसके अकॉर्डिंग हमने द्वितीय मतदान अधिकारी को ये 44 मतपत्र वाला जो बंडल था ये भी दे दिया है, ये 100 मतपत्र वाला ये भी दे दिया है, 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 ये वाली गड्डी भी दे दी है और ये वाली गड्डी भी दे दी है। अब जैसा कि हमने आपको ये कहा कि जब ये वाली गड्डी द्वितीय मतदान अधिकारी को दी गई थी तो उसी समय जो मतदान है वो खत्म हो जाता है। मान लीजिए कि वो जो अंतिम मतपत्र जब मतदान खत्म हुआ जिसे फाड़ा गया उस पर जो क्रमांक था वो था 5523151, यानी कि जो अंतिम प्रतिपर्ण है उस पर जो क्रमांक है वो है 5523151। तो देखिए ये जो गड्डी थी वो 101 से स्टार्ट हो रही थी और इसका जो अंतिम मतपत्र था जिसे फाड़ा गया उस पर जो क्रमांक था 151, यानी कि 1 से लेके 51, टोटल 51 मतपत्र जो थे वो इस गड्डी के यूज हुए। तो आप क्या करिएगा, इसके ठीक आगे यहाँ पर आप लिख दीजिए 51, यानी कि इस गड्डी में आपने 51 मतपत्र यूज किए थे। उसके बाद के जितने भी मतपत्र थे वो शेष बच गए। अब आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको एक कैलकुलेशन बताने जा रहा हूं जिस कैलकुलेशन से आप जो मतपत्र लेखा होगा वो बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि आपको जो टोटल मतपत्र प्राप्त थे वो लिख लीजिए, यानी कि प्राप्त मतपत्र। और प्राप्त मतपत्र हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके थे। देखिए 5522457 से 5523229 ये टोटल आपके 773 मतपत्र थे। तो सबसे पहले आप लास्ट में ये लिख लीजिए कि प्राप्त मतपत्र बराबर 5522457 से 5523229, ये हो गया आपके 773 मतपत्र। अब यहाँ पर जो आपको अगली हेडिंग लिखनी है वो है कि उपयोग में लाए गए मतपत्र। तो जो उपयोग में लाए गए मतपत्र है वो कौन है, देखिए हमने ये जो 44 मतपत्रों का बंडल था ये भी यूज किया, उसके बाद के ये सारे यूज किए। यानी कि जो सबसे पहला वाला मतपत्र था पहले आप वो क्रमांक लिख लीजिए, वो क्या था 5522457। और जो अंतिम मतपत्र था जिसे आपने यूज किया वो क्या था, मैंने आपको बताया था कि 5523151। इस वाली गड्डी का जो अंतिम मतपत्र था जिसे आपने यूज किया वो क्या था 5523151। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है कि उपयोग में लाए गए मतपत्र, तो वो है 5522457। ये सबसे पहला वाला जो मतपत्र है वो हो गया। और इसमें जो यूज्ड जो सबसे अंतिम मतपत्र होगा वो क्या होगा 5523151। तो वो हमने लिख लिया, कितना हो गया 5523151। अब इसकी जो टोटल संख्या है वो आपको कैसे पता चलेगी, तो देखिए ये भी यूज्ड है, ये भी यूज है, ये भी, ये सब आप जोड़ते जाइए 44 100 100 100 100, ये भी 100, उसके बाद आपका ये 100 ये 100 और इस वाली गड्डी में से कितने यूज हुए 51। तो इन सबको आप जोड़ दीजिए। ये मैंने यहाँ पर देखिए जोड़ा हुआ है 44 100 100 100 100 100 100 और 51। ये जब आप टोटल जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 695। अब इसमें जो अंतिम हेडिंग होगी वो होगी उपयोग में न लाए गए मतपत्र। तो उपयोग में न लाए गए मतपत्र कौन से होंगे, देखिए उपयोग में लाया गया अंतिम मतपत्र ये था, तो इसके ठीक बाद वाला मतपत्र क्या होगा, उसका जो क्रमांक होगा वो होगा 152, यानी कि 5523152 से और कहाँ तक, ये लास्ट तक, यहाँ तक आपने यूज नहीं किया है। तो 5523229। तो देखिए हमने इसे लिख लिया यहाँ पर, कितना हो गया 5523152 से 5523229 तक ये जो मतपत्र है वो उपयोग में नहीं लाए गए हैं। अब इनकी संख्या आपको कैसे पता चलेगी कि जो टोटल मतपत्र आपको मिले थे कितने 773 में से जब आप कितना घटा देंगे, जो टोटल यूज्ड है कितने यूज्ड है 695। तो जब आप इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 78, यानी कि जो 78 मतपत्र थे वो यूज नहीं हुए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इन तीनों फिगर से प्राप्त मतपत्र, उपयोग में लाए गए मतपत्र और उपयोग में न लाए गए मतपत्र से आप जो आपका मतपत्र लेखा होता है वो आप कैसे बनाएंगे। अब देखिए जो मतपत्र लेखा होता है उसे प्रपत्र 36 कहते हैं या प्रशिष्ट 17 कहते हैं। आप हर पद के लिए मतपत्र लेखा बनाएंगे। तो अभी हमने जो आपको फिगर बताए थे वो ग्राम प्रधान पद के बताए थे। तो देखिए जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है और हर पद के लिए आप ये वाला पार्ट कैसे भरेंगे वो मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। इस वीडियो के लास्ट में मैं वो पूरा सेक्शन डाल दूंगा जिसमें आप इस वाले पोर्शन को कैसे भरेंगे आप उसे देख लीजिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। फिलहाल आज हमारी चर्चा जो हो रही है वो इन फिगर्स को आप कैसे भरेंगे, इस टेबल को कैसे भरेंगे उस पर हो रही है। तो देखिए इसमें सबसे पहला होता है कि मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्र की संख्या। तो वो अभी हमने आपको बताया था कि हमें 773 मतपत्र प्राप्त हुए थे और उनका जो क्रम था वो जो लास्ट में मैंने 3 चीजें बताई थी आपको अभी, प्राप्त मतपत्र, उपयोग में लाए गए मतपत्र, उपयोग में न लाए गए मतपत्र, वहीं से आप क्या करेंगे ये लिख लेंगे। तो जो प्राप्त मतपत्र थे वो क्या थे 5522457 से 5523229 तक, और ये टोटल कितने मतपत्र प्राप्त हुए आपको 773।
इसके बाद जो यहाँ पर हेडिंग है कि उपयोग में न लाए गए मतपत्र की संख्या, अर्थात जो मतदाताओं को नहीं दिए गए। तो वो अभी हमने आपको बताया था जो लास्ट में था, मतलब जो यूज्ड नहीं है, तो उनका क्या था, संख्या जो क्रमांक था वो कहाँ से कहाँ तक था, 5523152 से 5523229 तक, और उनकी जो संख्या थी वो कितनी थी, 78। अब आपको यहाँ पे लिखना है कि प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या। अब प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या कैसे पता चलेगी, कि टोटल मतपत्र में से आप जब उपयोग में न लाए गए मतपत्रों को घटाएंगे, यानी कि 773 में से जब आप 78 को घटाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास कुल मतपत्र जो आपने प्रयोग में लाए हैं वो कितने हैं, 695। अब देखिए इसमें नीचे की तरफ आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास 4 और 5 करके दो हेडिंग और हैं। जो फोर्थ हेडिंग है वो क्या है, कि मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए किंतु मत पेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या। कि देखिए मतदान स्थल पे प्रयोग में तो लाए गए हैं लेकिन मत पेटी में नहीं डाले गए हैं, तो वो कंडीशंस 3 हो सकती हैं। इसमें पहली कंडीशन है कि रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या, कि अगर कोई मतपत्र शायद फाड़ते समय फट गया हो, या उस पर इंक गिर गई हो, या कुछ और भी लेखन त्रुटि वगैरह, जैसे यहाँ नीचे लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर इस तरह की कोई समस्या हो जिसके कारण से जो मतपत्र है वो रद्द किया गया हो, तो वो आपको यहाँ पर वो उसका क्रमांक पहले लिखना है और इस तरह के कुल कितने मतपत्र थे वो लिखना है। तो पहली कंडीशन हम मानते हैं कि हमारे जब हमने मतदान कराया था तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई, यानी कि रद्द किए गए मतपत्र भी कोई नहीं थे, ठीक है, निवेदित मतपत्र भी कोई नहीं थे, और मुद्रण में त्रुटि भी कोई नहीं थे। अब आप देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क ख ग यानी कि क ख ग का जो योग होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो इसमें आपको लास्ट में करना है 5, जो 5वीं हेडिंग है कि मत पेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या, और यहाँ पे लिखा है 3 - 4, तो 3 आपका ये है और 4 आपका टोटल यहाँ पर ये है। तो 3 का जो टोटल था वो कितना था, 695। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, और इसमें लास्ट में पीठासीन अधिकारी यहाँ पर सिग्नेचर करते हैं, नाम व पदनाम लिखते हैं, यहाँ पर पार्टी संख्या लिखते हैं, यहाँ पर स्थान और तारीख लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि यहाँ पर जो टोटल मतपत्रों की संख्या थी जो प्राप्त थी वो 773 थी, जो स्टार्ट हो रही थी 55224557 से 5523229 तक। ये जो आपके टोटल 773 मतपत्र थे, अभी मैंने आपको जो पीछे पूरे पेज पे लिख के बताया था, जो बंडल वाइज मैंने अलग अलग करके दिखाया था, वो यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर उतना स्पेस नहीं है। जो आपका मेन फिगर है जो आपको गड्डी के ऊपर लिखा हुआ मिला था, आपको वही यहाँ पर लिखना होगा। अब देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, और शायद ये बात आपके मन में भी रही हो कि जो आपको मतपत्र मिले, देखिए मुझे जो मतपत्र मिले थे वो सीरीज से मिले थे, क्रम से मिले थे, तो मैंने क्रम वाइज उनको यहाँ पर लिख दिया। बाय द वे जो आपको मतपत्र मिलेंगे वो क्रम वाइज न हो, यानी कि उन गड्डियों का जो क्रम हो वो टूटा हुआ हो। यानी कि जैसे मुझे यहाँ पर जो पहली गड्डी मिली थी वो 5522457 से 5522500 तक मिला था। उसके बाद जो अगली गड्डी हुई थी, जो पिछली गड्डी जहाँ पर ख़त्म हुई थी वहीं से वो अगली शुरू हुई। तो अगर आपको इस टाइप से न मिले तब क्या होगा, तो आप लिख तो लीजिएगा इस तरह से, जितनी भी गड्डियाँ मिलेंगी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर ख़त्म हो रही हैं, ये आप लिख लीजिएगा ज़रूर। लेकिन उसके बाद मतपत्र लेखा में इस जगह जहाँ पर आपको प्राप्त मतपत्रों की संख्या लिखनी होती है, यहाँ पर लिखा है क्रमांक से क्रमांक तक, ये आप किसी भी हालत में भर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास सीधी सीरीज़ नहीं है। तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि ये जो क्रमांक से तक होता है ये वाला सेक्शन छोड़ दीजिए, और कुल संख्या आप यहाँ पर जो टोटल मतपत्र मिले हैं वो आप लिख लीजिएगा। और ये जो आपने इस टाइप से फिगर बनाया हुआ है, जो आपने एक वाइट पेपर पे या किसी भी पेज पे बनाया है, इसे आप फाड़ के मतपत्र लेखा के ऊपर आप स्टेपल कर सकते हैं। और जब आप सामान जमा करने जाएंगे और जमाकर्ता आपसे पूछेगा कि आपने इसे क्यों नहीं लिखा है, तो आप उसे समझा पाएंगे कि मुझे जो मतपत्रों की सीरीज़ मिली थी वो क्रम से नहीं थी, वो ब्रेक थी, टूटी हुई थी, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। इसलिए मैंने ये जो पेपर है वो ऊपर स्टेपल कर दिया है। अब आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जिस तरह से मैंने आपको ग्राम प्रधान पद के प्राप्त मतपत्रों का जो पूरी डिटेल है वो आपको इस तरह से लिखकर बताई, तो इसी तरह से आपको ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के जो प्राप्त मतपत्र हैं उनको भी इसी तरह से लिख लेना है। और आपने देखा कि जिस तरह से हमने ये सब कुछ किया है, हमें मतपत्र लेखा बनाने में कितनी आसानी हुई है। अब मैं लास्ट में वो पार्ट ऐड करने जा रहा हूँ जो मैंने आपको पीछे बताया था कि मतपत्र लेखा में जो ऊपर का सेक्शन है वो अलग अलग पदों के लिए आप कैसे भरेंगे, उसे भी आप देख लीजिए। और अगर आपने देखा होगा तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मतपत्र लेखा आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो मतपत्र लेखा होता है वो प्रपत्र 36 परिशिष्ट 17 होता है। देखिए जो मतपत्र लेखा होता है वो 2 भाग में डिवाइड होता है। पहला भाग आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और दूसरा भाग जो मतगणना के समय भरा जाएगा।
यानी कि आपको इसे नहीं भरना है। अब देखिए जो भाग 1 है मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ब्रैकेट में ये ऊपर वाला पार्ट है और फिर दूसरे ब्रैकेट में ये नीचे वाला पार्ट है। पहले मैं आपको चारों पदों के लिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कैसे भरेंगे ये समझाता हूँ। देखिए अब आप यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। देखिए सभी पदों के लिए ये जो मतपत्र लेखा है वो अलग अलग भरा जाएगा, यानी कि सेपरेट भरा जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहला पद है वो है ग्राम पंचायत सदस्य का। तो अगर आप ग्राम पंचायत सदस्य के लिए ये मतपत्र लेखा बना रहे हैं तो आपके बूथ पर जितने भी वार्ड हैं जिनके लिए मतदान होना है उनके लिए आपको सेपरेट मतपत्र लेखा बनाना होगा, यानी कि अलग अलग मतपत्र लेखा बनाना होगा। उदाहरण के तौर पर समझिए कि आप जिस बूथ पर मतदान करा रहे हैं उसमें 3 वार्ड हैं और तीनों वार्डों पर अगर मतदान हो रहा है तो तीनों वार्डों के लिए आपको अलग अलग मतपत्र लेखा बनाना होगा। तो देखिए ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है इसमें अगर आप ग्राम पंचायत सदस्य के लिए मतपत्र लेखा बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या अंकित करना होगा। देखिए इसमें सबसे पहले लिखा है कि ग्राम पंचायत, तो आप उस ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद लिखा है के वार्ड, तो आप 1 से लेकर 3 तक जिस भी वार्ड के लिए मतपत्र लेखा सबसे पहले बना रहे हैं उसका वार्ड क्रमांक यहाँ पर लिख दीजिए। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। उसके बाद आप इससे आगे देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर आगे लिखा है कि से, आप ये जो सदस्य लिखा है क्योंकि आप ग्राम पंचायत सदस्य के लिए मतपत्र लेखा बना रहे हैं तो इसे आप टिक कर दीजिए। उसके बाद प्रधान ग्राम पंचायत लिखा है, इसे आप काट दीजिए। सदस्य क्षेत्र पंचायत, इसको भी आप काट दीजिए और जिला पंचायत, इसे भी आप काट दीजिए। इसके बाद जो आप ब्लैंक स्पेस है चाहे तो आप इसे काट सकते हैं या आप इसमें ग्राम पंचायत का नाम लिख दीजिए जो आपने सबसे पहले लिखा था, क्योंकि वो जो वार्ड क्रमांक है जिसके लिए आप ये मतपत्र लेखा बना रहे हैं वो उस ग्राम पंचायत से संबंधित है। उसके बाद जो आगे लिखा गया है का निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, आप इसे काट देंगे। से सदस्य के लिए निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक के आगे आपने इसलिए काटा है क्योंकि जो सदस्य ग्राम पंचायत होता है वो किसी निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक से नहीं लड़ता है। उसके बाद आप नीचे मतदान स्थल क्रमांक व नाम लिख देंगे। ये आपको जो सामग्री मिलेगी उस पर जो निर्वाचक नामावली होगी उसके ऊपर एक पर्ची पर लिखा होगा। ये तो सभी प्रपत्रों के लिए कॉमन होगा। इसी तरह आपको अगर दूसरे और तीसरे वार्ड के लिए सदस्य ग्राम पंचायत का मतपत्र लेखा बनाना होगा तो इसी तरह से केवल आप यहाँ पर वार्ड क्रमांक चेंज करेंगे। अब आप 2 लिखेंगे और अगले वाले में आप 3 लिख लेंगे। तो देखिए जो हमारा पहला पद था सदस्य ग्राम पंचायत, उसके लिए मतपत्र लेखा का ये ऊपर वाला सेक्शन कैसे भरना है ये कंप्लीट हो जाता है। अब आइए दूसरे पद की बात करते हैं, प्रधान ग्राम पंचायत। तो देखिए प्रधान ग्राम पंचायत के लिए जब भी आप मतपत्र लेखा बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत का नाम लिखना होगा कि जो भी ग्राम पंचायत है वो आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा है के वार्ड। तो देखिए जो बूथ, जिस बूथ पर आप पोलिंग करा रहे हैं उसमें जहाँ से लेके जहाँ तक बूथ है, यानी कि क्रमांक से क्रमांक तक, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके बूथ पर 1 से लेके 3 तक वार्डों का मतदान हो रहा है तो आप यहाँ पर 1 से 3 लिख दीजिए। उसके बाद आपको से सदस्य, यहाँ पर आपको अब सदस्य को काट देना होगा। प्रधान ग्राम पंचायत को टिक करना होगा क्योंकि आप इसी के लिए मतपत्र लेखा बना रहे हैं। सदस्य क्षेत्र पंचायत को काटना होगा, जिला पंचायत को भी काटना होगा। इसके बाद जो ब्लैंक स्पेस है अगर आप चाहें इसे काट सकते हैं या आप यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद का निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, इसे भी आप काट देंगे। रीज़न सेम है जो मैंने आपको पहले बताया, से सदस्य के लिए निर्वाचन। उसके बाद मतदान स्थल क्रमांक का नाम आपको वही लिखना है जो आपने पहले लिखा था। अब आइए तीसरे पद के लिए जो मतपत्र लेखा का ये पोर्शन आपको भरना है वो है बीडीसी, यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो देखिए यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत का नाम वही लिखना होगा। के वार्ड, यानी कि आपके बूथ पर किस क्रमांक से किस क्रमांक तक वार्ड है वो आपको लिखना होगा, जैसे 1 से 3 से। अब सदस्य भी काट दीजिए, प्रधान ग्राम पंचायत भी काट दीजिए, सदस्य क्षेत्र पंचायत को टिक कर दीजिए और जिला पंचायत को काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, सदस्य क्षेत्र पंचायत आपका क्षेत्र से संबंधित होता है तो यहाँ पर आपको ब्लॉक का नाम, उस ब्लॉक का नाम लिखना होगा। अभी पिछले वाले पार्ट में आपने ग्राम पंचायत का नाम लिखा था लेकिन अब आपको यहाँ पर ब्लॉक का नाम लिखना होगा। का निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, देखिए
क्षेत्र पंचायत सदस्य का भी निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक होता है, वो आपको उसकी निर्वाचक नामावली पर मिल जाएगा। वो आप यहाँ पर अंकित कर देंगे, से सदस्य के लिए निर्वाचन। उसके बाद आपको मतदान स्थल क्रमांक व नाम आपको वही भरना है जो आपने पीछे भरा था। इसके बाद जो अंतिम पद है जिला पंचायत, उसके लिए आप ये मतपत्र लेखा का ऊपर वाला पोर्शन कैसे भरेंगे, इसे आप ध्यान से सुनिए। इसमें सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत का नाम वही लिखना होगा जहाँ पर वो बूथ है। वार्ड आपका 1 से 3 वही रहेगा। अब यहाँ पर आप सदस्य भी काटेंगे, प्रधान ग्राम पंचायत भी काटेंगे, सदस्य क्षेत्र पंचायत भी काटेंगे और जिला पंचायत को टिक कर देंगे। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम लिखा था, उसके बाद आपने प्रधान वाले में भी ग्राम पंचायत का नाम लिखा था, उसके बाद आपने क्षेत्र पंचायत वाले में ब्लॉक का नाम लिखा था और अब आपको जिला पंचायत वाले में यहाँ पर जिले का नाम लिखना होगा। उसके बाद नीचे निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक में आपको देखिए जिला पंचायत का जो निर्वाचक नामावली मिलेगा उसमें जिला पंचायत का निर्वाचक क्षेत्र क्रमांक होगा या सेक्टर नंबर होगा, आपको वो यहाँ पर अंकित करना होगा। से सदस्य के लिए निर्वाचन, उसके बाद मतदान स्थल क्रमांक व नाम आपको वही भरना है जो आपने पीछे भरा है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मतपत्र और मतपत्र लेखा से संबंधित जितने भी आपके डाउट रहे होंगे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।